आज हम एकादश की कक्षा में अध्याय 6 आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सारणियों के सामान्य नियम पर चर्चा करेंगे। प्रश्न के रूप में इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सारणी की रचना कैसे की जाए। तो यहाँ पे सारणी की रचना कैसे की जाए इस बात को बस समझाने के लिए हमने 16 पॉइंट में व्यक्त किया है। साथ में यहाँ पर एक तालिका भी है। तो सबसे पहले हमको सारणी की रचना कैसे की जाए इसको एक एक शीर्षक के नाम से चलते हैं। सबसे पहले जैसे बताएं सारणी की संख्या एवं शीर्षक। सारणी की रचना कैसे की जाए उसके लिए पहले सबसे पहले जरूरी होता है सारणी की संख्या और उसका शीर्षक। यहाँ पे हमने सारणी की क्रमांक करके सारणी की संख्या को उल्लेख करना है और उसके नीचे सारणी का शीर्षक बताना है। सारणी का क्रमांक संख्या के रूप में होता है, सारणी का शीर्षक संक्षेप में उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, विषय वस्तु के। दूसरा होता है ये है सारणी की रचना के लिए उपशीर्षक। उपशीर्षक को यहाँ पे हम देखें ये श्रमिकों की संख्या एक और उपशीर्षक के अंतर्गत ही सारा भाग लेते हैं। फिर तीसरा आता है आंकड़ों की तुलना। सारणी बनाते समय इस रूप में बनाए कि आंकड़ों की तुलना करना आसान हो। आंकड़ों की तुलना में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें यदि प्रतिशत के रूप में कुछ और बनाए स्तंभों के रूप में पहले खंड का और दूसरे खंड की तुलना स्तंभों के रूप में जो आंकड़े दिए होते हैं उनकी तुलना आसान हो जाती है, इसलिए इस रूप में व्यक्त करना चाहिए। चौथा होता है अनुपात प्रतिशत आदि का प्रयोग। सारणी में आवश्यकता पड़े तो हमें स्तंभों के रूप में यहाँ पर आंकड़ों का प्रतिशत या अनुपात के रूप में उसे व्यक्त करना चाहिए। इससे हमें विषय वस्तु को समझने में उनकी तुलना करने में अध्ययन और ज़्यादा लाभ मिलता है या आसानी होती है। पांचवा बिंदु है योग। सारणी में स्तंभ के रूप में भी जैसे आंकड़े दिए हैं पुरुष स्त्री और इधर योग देना चाहिए, आड़े में भी और पंक्ति के रूप में भी योग का उल्लेख करना चाहिए। मतलब प्रत्येक समंकों की पंक्ति और स्तंभों का योग करना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि अंतिम महायोग जो होता है, महायोग के आधार पर हमारे सारणी की सत्यता की जांच हो सकती है कि हमारा जो तालिका संबंधी है वो सही है या गलत है। पदों को उचित उल्लेख। प्रत्येक पद जैसे पद जो दिए गए हैं पुरुष स्त्री इनका उचित उल्लेख होना, इनकी संख्या को भी व्यक्त करना चाहिए। मान लीजिए इनकी संख्या हजारों में अधिक है तो हमें इस हजारों में, लाखों में, मिलियन में ऐसी संख्याओं को उल्लेख कर देना चाहिए। साथ में दिया गया है पाद टिप्पणी। इस प्रकार की कोई चीजों को उल्लेख जिसको हम लोग लेते हैं उन चीजों के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ पाद टिप्पणी के रूप में देना चाहिए। आगे चलते हैं स्रोत। स्रोत क्या है? ये सारे आंकड़ों के लिए हम लोग जो समर्थ एकत्रित किए हैं वो समर्थ कहाँ से कैसे एकत्रित किए हैं उसका उल्लेख हमें यहाँ स्रोत के रूप में करना चाहिए। उसी प्रकार अंतिम आया तीसरा बोले नवा इकाई का मूल्य। ये इकाई जिन रूपों में आती है उनके मूल्यों की वैल्यू बतानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दशमलव में है, रुपए में है, किलोग्राम में है, मिलियन में है, किस रूप में उनका उपयोग किया गया है समूहों को उसका उल्लेख यहाँ पर कर देना चाहिए। आगे चले खानों का रेखांकन। इस प्रकार की सारणी में खानों का रेखांकन करना चाहिए जिससे सारणी एकदम आकर्षक नजर आती है और सुंदर लगती है। संख्याओं का स्थानीय मान। जिन संख्याओं को यहाँ हम प्रयोग कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिए 35, 12, 27, 21, 13, 15, तो ये जो संख्या है 15, 35 क्या है, ये इनके बारे में स्थानीय मान होना चाहिए। दशमलव में जैसे कई बार क्या होता है बहुत सारी संख्या है दशमलव के रूप में होती है कुछ, तो उसमें हम लोग किस प्रकार के अंकों का प्रयोग करते हैं उसका अनुसाधन करते हैं और उन सारी चीज़ों को उल्लेख कर देना चाहिए। स्थानीय मानों के बारे में बताना चाहिए, सैकड़े के अंकों तक, दहाई के अंकों तक लेना चाहिए। आगे बताया अनुपलब्ध आंकड़े। मान लीजिए हम लोग ऐसे आंकड़े बनाते हैं इस समय कोई चीज़ ऐसी संख्या रहे जहाँ पे आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे स्थानों पर हमें उस स्थानों पर ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब यहाँ पे आंकड़े हमारे उपलब्ध नहीं है ऐसे सिंबल अंकित कर देना चाहिए। उत्पादन किस अंक तक किया जाए, जो हम लोग सारणी लिए हैं उसमें उत्पादन का स्वरूप कितने अंकों तक, सैकड़ा इकाई तक, सैकड़ा तक, हजार तक, लाखों तक, ऐसे क्या है उन अंकों के बारे में संकेत हमें देना चाहिए। सारणी का स्वरूप ना तो अधिक व्यापक होना चाहिए और ना एकदम सीमित होना चाहिए। सारणी की समानता व्यवस्थित होनी चाहिए, अपने विषय वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए।
कभी कभी सारणी यदि समकों के कारण बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाती है तो सारणी को छोटे छोटे अलग अलग खंडों में बांट देना चाहिए और फिर उनका सारांश करके एक नई सारणी तैयार कर लेनी चाहिए। आगे चलते हैं आकर्षक स्वरूप। हमारे इस सारणी का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि देखने में आकर्षक रहे, नीरसता न लगे। आकर्षक सारणी हमें मन को करती विषय वस्तु को आकर्षित करती है। अंतिम बिंदु देखिए, कॉलम नंबर का उल्लेख। इन चीजों में कॉलमों और नंबरों का स्तंभों का उल्लेख करते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 4 के ऊपर लिख देते 2 3। इस प्रकार के इन कॉलमों को नंबरों के हिसाब से छोटी जो सारणी में बन जाते थे, बहुत बड़ी सारणी हो जाती है, 10 12 15 लाइन कॉलमों तक जाती है। तो नंबरों को उल्लेख कर देने से हमें उसकी बिंदुओं के बारे में समझाने में सुविधा होती है, कब कौन सी बिंदु का अंतर निकालना है, कब कौन सी बिंदु का जोड़ के लेना है। तो ये एक सारणी का स्वरूप बनता है। जैसा कि पहले बताया गया है, सारणी समानता सारणी के सामान्य नियम कोई ऐसा कोई परफेक्ट नियम नहीं है। इस सारणी के जो नियम होते हैं मूलतः अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर बनाए जाते हैं। हमारा अनुभव और हमारा ज्ञान हमारी सारणी की गुणवत्ता की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। किंतु उसके बाद भी सामान्यतः इन बिंदुओं का उल्लेख होना चाहिए। साथ में यहाँ पे एक बिंदु छूट गया, इस सारणी में दिनांक का भी उल्लेख करना चाहिए। दिनांक का उल्लेख कर देने से हमें किस समय तैयार की गई, किस समय विषय वस्तु प्राप्त की गई, उस चीज की भी जानकारी मिलती है। धन्यवाद।